हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे मुगल शासक अकबर के बारे में। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबसे पहले हमने बाबर के बारे में बात की थी, ठीक है। इसके बाद हमने हुमायूं के बारे में बात की थी और इसके बाद हमने शेर शाह सूरी के बारे में बात की थी। क्योंकि हुमायूं के शासनकाल को हम दो बार पढ़ते हैं, एक बार 1530 से लेकर 1540 तक का समय और इसके बाद 1555 से लेकर 1556 तक का समय। इसके बीच का जो समय होता है उस समय भारत पर अफगान वंशी शासक शेर शाह सूरी का शासन होता है। तो इसके बीच के समय में हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। हमने तीनों क्लासेस को कवर कर लिया है, बाबर को भी, हुमायूं को भी और शेर शाह सूरी को भी। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये हमारी चौथी क्लास होगी जो कि हुमायूं के पुत्र अकबर से संबंधित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर का जो समय होता है ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक का होता है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो अकबर पंजाब में होता है, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कहाँ पे होती है? दिल्ली में हो जाती है। दीन पनाह भवन का जो पुस्तकालय होता है वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर इस समय पंजाब में होता है। और पंजाब के ही एक स्थान कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक भी करवा दिया जाता है। कब? जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकबर का जन्म कब होता है? 1542 ईस्वी में। ये वो समय है जब हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। शेर शाह सूरी से वो हार करके चला गया था, ठीक है। भारत पर इस समय शेर शाह सूरी का शासन था जब अकबर का जन्म होता है। 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। अकबर के पिता कौन हैं? तो हुमायूं हैं। इनकी माता कौन है? तो हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम है, ठीक है। बात करें अकबर का पूरा नाम क्या था, तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसी तरह से हमने बाबर के नाम की भी बात की थी। बाबर का नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये बाबर का नाम था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये हुमायूं का पूरा नाम था। और अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो 1556 में ही हो जाता है। पंजाब में गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक होता है। इस समय अकबर की उम्र कितनी होती है? तो मात्र 14 वर्ष की अकबर की उम्र होती है, ठीक है। इस समय अकबर के जीवन में बैरम खान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कब से कब तक? तो 1556 से लेकर 1560 तक का जो समय होता है, 4 सालों का, इस समय में अकबर के जीवन में बैरम खान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1560 में फिर बैरम खान का पतन हो जाता है और 1561 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बैरम खान जो है ये अकबर का संरक्षक था। अकबर ने बैरम खान को अपना वजीर या वकील नियुक्त किया था और खाने खाना की उपाधि दी थी। तो ये भी याद रखना। बैरम खान शिया मतावलंबी था और ये बदख्शा का निवासी था, ठीक है। 1556 में होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी? बात यह है कि जब अकबर पंजाब में था तब सूर शासक आदिल शाह के सेनापति, जिनका नाम होता है हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। और दिल्ली पर उस समय चूंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी तो दिल्ली पर उस समय सूबेदार तारदी बेग शासन को संभाल रहा था। तारदी बेग को हरा दिया किसने? हेमू ने, और दिल्ली पर अधिकार कर दिया। तारदी बेग भागकर पहुंचता है पंजाब और ये बात वो बैरम खान और अकबर को बताता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि हम हेमू से विजय नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि हेमू के पास बहुत शक्तिशाली सेना है। इस बात को सुनकर बैरम खान जो है वो तारदी बेग की हत्या कर देता है और बैरम खान और अकबर स्वयं चल पड़ता है, ठीक है। कहाँ के लिए? तो पानीपत के लिए, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच। इसके बाद ही युद्ध होता है जिसमें से अकबर की विजय हो जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हेमू जो है ये मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक होता है जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था
उसने इस अवसर पर स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि उसने इस अवसर पर स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि भी दी थी। किसने? हेमू ने। अकबर और हेमू की सेना के मध्य युद्ध चल ही रहा होता है और हेमू जीतने वाला ही होता है कि हेमू की आंख में तीर लग जाती है और जिससे फिर क्या होता है कि सेना में भगदड़ मच जाती है और अकबर ये युद्ध जीत लेता है। बाद में हेमू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अकबर के संरक्षक बैरम खान ने हेमू का सिर काट दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पानीपत के द्वितीय युद्ध का विजेता कौन बन जाता है? तो अंततः अकबर ही बन जाता है। इसके बाद 1560 तक का ये समय होता है जब अकबर पूरी तरह से बैरम खान की बातें मानता है और बैरम खान का शासन पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। लेकिन चूंकि 1560 तक अकबर 18 वर्ष का हो जाता है और वो स्वयं समझदार हो चुका होता है, वो स्वयं शासन को संभालना चाहता है, तो इसके बाद अकबर की सेना और बैरम खान के मध्य तिलवाड़ा का युद्ध होता है। चूंकि मुगलिया सल्तनत ने अकबर का साथ दिया तो बैरम खान यहाँ पर हार जाता है। ठीक है, बैरम खान पराजित हो जाता है। अंततः अकबर जो है वो बैरम खान को उसके साथ 2-3 शर्तें रखता है कि अगर आप चाहें तो आप किसी प्रांतीय सूबेदार का पद संभाल लें या फिर आप मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। तो इतने बड़े पद पर रहने के बाद बैरम खान किसी प्रांतीय सूबेदार का पद प्राप्त नहीं करना चाहता है और वो मक्का जाने की बात स्वीकार कर लेता है। 1561 ईस्वी में वो मक्का की तरफ जब जा रहा होता है, मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक एक जगह है गुजरात में, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक अफगान व्यक्ति होता है जिसने बैरम खान की हत्या कर दी। ठीक है, बाद में जब अकबर को ये बात पता चलती है तो अकबर ने बैरम खान की विधवा बेगम सलीमा बेगम से विवाह कर लिया और बैरम खान का जो पुत्र होता है अब्दुल रहीम खान खाना, उसको अच्छे से शिक्षा दी और बाद में खाने खाना की उपाधि भी दी। तो ये याद रखना, बैरम खान को भी अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी और इसके पुत्र अब्दुल रहीम को भी इसने खाने खाना की उपाधि दी थी। ये 1560 तक का समय है। इसके बाद शासन पर सर्वाधिक प्रभाव माहम अनगा का देखा जाता है। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका हो जाता है? माहम अनगा का। इसलिए ये समय 1560 से लेकर 1562 तक का जो समय होता है, 1562 तक का समय ये पेटीकोट सरकार के नाम से या पर्दा शासन के नाम से जो है ये विख्यात हो जाता है। ठीक है, लगभग 2 वर्षों का जो समय है। ठीक है, पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार के नाम से। इस समय शासन पर सर्वाधिक माहम अनगा, इनकी पुत्री जीजी अनगा, हमीदा बानो बेगम जो कि स्वयं अकबर की माँ थी, आदहम खान जो कि माहम अनगा का पुत्र था, या संक्षेप में हम कहें तो हरम दल का सर्वाधिक प्रभाव था लगभग 2 सालों के दौरान, 1560 से लेकर 1562 तक का जो समय। ठीक है, कब तक का? 1562 तक का समय। इसके बाद फिर अकबर हालांकि इससे मुक्त हो जाता है। 1561 में मालवा का आक्रमण होता है। अकबर द्वारा मालवा पर अभियान भेजा जाता है। मालवा का शासक कौन होता है? बाज बहादुर होता है और मुगल सेनापति कौन होता है? आदहम खान होता है। आदहम खान जो है वो मालवा को जीत लेता है। ठीक है, मालवा को जीतकर मालवा से जो अधिकांश लूट का हिस्सा था वो स्वयं रख लेता है। अकबर द्वारा उस हिस्से को मांगने पर आदहम अकबर की हत्या की साजिश बनाता है। हालांकि वो हत्या करने जा ही रहा होता है कि हरम की महिलाओं के शोर मचा देने की वजह से अकबर को ये बात पता चल जाती है और अंततः आदम खान की हत्या स्वयं अकबर कर देता है। इसके कुछ समय बाद 1562 ईस्वी में पुत्र वियोग में अकबर जो माहम अनगा होती हैं, जो आदम की माँ होती हैं, माहम अनगा की भी मृत्यु हो जाती है और अकबर 1562 में पूर्णतः हरम दल से मुक्त हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में। ठीक है, तो चलिए
सबसे पहले हमने मालवा के बारे में जाना। मालवा को जीत ही लिया था किसने? आदम खान ने, जो कि अकबर का सेनापति था, और वहाँ का शासक कौन था? बाज बहादुर था। दूसरा, फिर अकबर ने चुनार जीता। चुनार पर अफगानों का शासन था। इसके बाद अकबर ने गोंडवाना को जीता। गोंडवाना पर रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। इनके अल्प वयस्क पुत्र जो थे वीर नारायण, वो यहाँ के शासक थे, और शासन को कौन संभाल रही थी? रानी दुर्गावती। इसे भी जीत लिया था अकबर ने। इसके बाद फिर आमेर की बात करें तो आमेर से अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई या हरखाबाई, वो आमेर के शासक भारमल या बिहारीमल भी कहते हैं, उनकी पुत्री थी। आमेर के जो शासक थे भारमल, ये स्वयं उपस्थित हुए थे अकबर के सामने, और इन्होंने अपनी पुत्री के विवाह की बात अकबर के सामने रखी थी, प्रस्ताव रखा था, जिसे अकबर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था। भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार ली थी अकबर की, और अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह कर दिया था अकबर के साथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूत वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होता है कछवाहा राजपूतों से सर्वप्रथम अकबर ने संबंध स्थापित किए थे, और इन्हीं की पुत्री भारमल की पुत्री से ही सलीम का जन्म होता है, जो कि अगला मुगल सम्राट जहांगीर बनता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। आमेर के बाद फिर अकबर मेड़ता जीत लेता है। मेड़ता पर जयमल का शासन होता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मेवाड़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेवाड़ का शासक कौन होता है? उदय प्रताप सिंह होता है, और उदय प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ पर राणा प्रताप का शासन होता है। वीर शिरोमणि राणा प्रताप। मुगल सेनापति के बात करें तो 1568 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है स्वयं अकबर, और उदय प्रताप सिंह उस समय शासक होते हैं। उदय प्रताप सिंह और अकबर के मध्य युद्ध होता है, हालांकि अनिर्णायक ही होता है। ना अकबर की जीत होती है ना उदय प्रताप की, और उदय प्रताप वहां से चले जाते हैं। इसके बाद दूसरी बात 1576 में युद्ध होता है, और ये हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस बार अकबर वहां नहीं जाता है। अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खान, दो सेनापति जाते हैं मुगल सेना को लेकर के, और हल्दी घाटी का युद्ध होता है अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप की जो राजधानी है वो कुंभलगढ़ होती है। हालांकि अगर वास्तविक रूप से कहें तो इस युद्ध में भी, हल्दी घाटी के युद्ध में भी पूर्णतः अकबर की विजय नहीं होती है, बल्कि महाराणा प्रताप यहाँ से भी पहाड़ियों में चले जाते हैं, सिवाना की पहाड़ियों में वो चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये विजय मान ली जाती है अकबर की तरफ ही। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से अफगानों के एक टुकड़े ने भाग लिया था, जिसका नेतृत्व तो हकीम खान सूर ने किया था। तो ये याद रखना, महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान सूर था। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, तो ये याद रखना। इसके बाद अकबर जीतता है रणथंभौर। रणथंभौर के जो शासक हैं वो सुरजनहाड़ा होते हैं, और इसके बाद अकबर कालिंजर पर आक्रमण करता है। कालिंजर का शासक कौन होता है? तो रामचंद्र होता है। इसके बाद फिर अकबर मारवाड़ जीत लेता है, जैसलमेर जीत लेता है, और बीकानेर जीत क्या लेता है? एक्चुअली इन तीनों ने स्वेच्छा से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद अकबर की गुजरात विजय के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 1572-73 में अकबर गुजरात विजय करता है। शासक कौन होता है गुजरात का? तो मुजफ्फर खान होता है शासक, और मुगल सेनापति कौन होता है? तो स्वयं अकबर होता है। दोनों के मध्य युद्ध होता है, अंततः अकबर की विजय होती है। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला, और यहीं पर अपनी गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने सीकरी का नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी रख दिया था, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। तो ये याद रखना। गुजरात विजय के बाद अकबर की जो महत्वपूर्ण विजय है वो बिहार व बंगाल विजय मानी जाती है। ठीक है, बिहार का शासक कौन था? तो दाऊद खान बिहार का शासक होता है। ये स्वयं ही पटना के मुगल किले पर आक्रमण करता है। पहले तो ये खुद को स्वतंत्र घोषित करता है, देन पटना के मुगल किले पर आक्रमण कर देता है। अकबर ने
मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और बिहार को जीतने का आदेश दे दिया। तो मुनीम खान फिर जाता है, ठीक है। मुनीम खान ने दाऊद को पराजित कर दिया और 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है। तो दाऊद जब यहाँ से पराजित हो जाता है, तो पराजित हो जाने के बाद दाऊद बंगाल भाग जाता है। किंतु मार्च 1576 ईस्वी में टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन कुली खान ने मिलकर के दाऊद को पूर्णतः पराजित कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बिहार और बंगाल दोनों ही मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसके बाद फिर अकबर काबुल विजय करता है, कश्मीर विजय, उड़ीसा, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार, ये सारे क्षेत्र अकबर जीत लेता है। लगभग उत्तर भारत का क्षेत्र जो है वो अकबर जीत चुका होता है। इसके बाद फिर शुरुआत होती है अकबर की दक्षिण विजय की, ठीक है। तो चलिए, दक्षिण भारत की विजय की अगर हम बात करें तो अकबर ने खानदेश जीता था, दौलताबाद, अहमदनगर और असीरगढ़, ये क्षेत्र दक्षिण भारत में जीते थे अकबर ने। खानदेश ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार ली थी अकबर की। दौलताबाद विजय में अकबर दौलताबाद की जो शासिका थी चांद बीबी थी, चांद बीबी जब दौलताबाद से हार गई तो वो अहमदनगर आ गई थी और फिर अहमदनगर में बहादुर शाह और चांद बीबी ने मिल करके मोर्चा संभाला है। हालांकि अंततः 1600 ईस्वी में अकबर ही इसे जीत लेता है। यहाँ पर मुगल सेनापति अकबर होता है, अबुल फजल और अब्दुल रहीम खान खाना भी होता है अहमदनगर की विजय में। इसके बाद अकबर का अंतिम अभियान होता है असीरगढ़ का अभियान। यहाँ का शासक असीरगढ़ का जो है वो मीरन बहादुर होता है। 1601 ईस्वी का समय होता है। असीरगढ़ जो है ये अकबर का अंतिम अभियान बन जाता है, अकबर के जीवन का ये अंतिम अभियान बन जाता है। हालांकि अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, लेकिन अभियान की अगर हम बात करें, विजयों की बात करें, साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये अकबर का अंतिम अभियान होता है, ठीक है। अंततः 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई और अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर ने सिकंदरा का नाम भी बदल दिया था, क्या रखा था? बहिस्ताबाद नाम रखा था, ठीक है। अकबर ने सिकंदरा का नाम क्या रखा था? बहिस्ताबाद। तो ये याद रखना। आगे चलते हैं, बात करते हैं अकबर के जीवन से संबंधित प्रमुख वर्षों की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम ध्यान से सुनिएगा, इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर के जन्म की। 1542 में अकबर का जन्म होता है। फिर 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे होता है? तो पंजाब में होता है। 1556 से लेकर 60 तक बैरम खान का प्रभाव रहता है और 1560 में बैरम खान का पतन हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1562 में अकबर दास प्रथा का अंत करता है और हरम दल से भी मुक्ति इसको कब मिलती है? 1562 ईस्वी में, ठीक है। 1563 में अकबर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फिर 1564 की अगर हम बात करें तो जजिया कर समाप्त कर देता है अकबर। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण करता है। कौन? अकबर, ठीक है, 1571 में। इसके बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना होती है। कब? 1575 में। और लगभग 3 साल बाद 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति हो जाती है। 1 साल बाद 1579 में अकबर मजहर की घोषणा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मजहर की घोषणा कब की जाती है? 1579 ईस्वी में। फिर 1580 में दहसाला बंदोबस्त आता है, ठीक है। 1582 में अकबर ने दीने इलाही या तौहीदे इलाही नामक एक नया धर्म जो है वो शुरू करने की बात करी थी। 1582 में दीने इलाही की पूछा हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा ये भी, ठीक है। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। इसके बाद 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हो जाती है। 1583 के बाद 1585 का जो समय है, राजधानी लाहौर स्थानांतरित करता है अकबर। कब? 1585 में। और इसके बाद 1601 असीरगढ़ पर आक्रमण, जो कि हमने पहले ही बात कर ली है कि अकबर का यह अंतिम अभियान बन जाता है और अंततः 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है।
बात करें अकबर द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों की तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैन्य सुधार की। सैन्य विभाग का प्रमुख उस समय कौन होता था? मीर बख्शी होता था, जो कि सैन्य वेतन और सैन्य संगठन का कार्य संभालता था। कौन? मीर बख्शी। ठीक है। 1573 में अकबर ने घोड़ा दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया था, जो कि हमने किससे संबंधित पढ़ा था इससे पहले? अलाउद्दीन खिलजी से। तो अकबर ने ये बात कहाँ से सीखी थी? खिलजियों से सीखी थी। घोड़ा दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन अकबर ने किया था। इसके बाद फिर 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन किया। इसके बाद अकबर ने सिजदा और पाबोस प्रथा का भी आरंभ किया था, जो कि किससे सीखा था? बलबन से सीखा था, गुलाम वंश का शासक था। ठीक है। तो इतिहास से भी इसने काफ़ी कुछ सीखा था। किसने? अकबर ने। हालांकि अकबर शिक्षित नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ शासक था, लेकिन फिर भी इसने बहुत ही बुद्धिमानी से अपना शासन संचालित किया था। ठीक है। बात करें अगर मनसबदारी व्यवस्था के बारे में, तो मनसब का जो अर्थ है वो श्रेणी या पद होता है, और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से होता है जिसे शाही सेना या मुगलिया सल्तनत में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। ठीक है। अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। तो ये याद रखना, पूछा हुआ है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये अकबर ने मध्य एशिया से ग्रहण की थी, मंगोलिया से। ठीक है। ये मंगोल सेना में चलता था। इस प्रकार का जो सैन्य विभाजन है वो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ किया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कब किया? तो 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था। जो मनसब प्राप्तकर्ता होते थे वो 3 भागों में बटे होते थे। 10 से लेकर के 500 तक मनसबदार होते थे, 500 से लेकर 2500 तक अमीर होते थे, और 25 से ऊपर जो थे, 2500 से ऊपर वो अमीरे आजम कहलाते थे। ठीक है। बात करें अगर हम समाज सुधार के कार्य की, तो इस पर भी अकबर ने काफ़ी कार्य किया था। दास प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया था। बहु विवाह पर भी इसने रोक लगाई थी। हालांकि इसने स्वयं कई विवाह किए थे, लेकिन ये कहता था कि एक व्यक्ति को दूसरा विवाह तभी करना चाहिए जब उसको ये पता हो कि उसकी जो पहली पत्नी है वो बंध्या है, यानी कि उसके बच्चे नहीं हो सकते। ठीक है। विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन दिया था किसने? अकबर ने। और इसने स्वयं विवाह किया था सलीमा बेगम से, जो कि बैरम खान की विधवा थी। ठीक है। बाल विवाह को भी रोकने का इसने प्रयास किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, और अंतर्राज्यीय विवाह को इसने प्रोत्साहन दिया था, और कई राजपूतों से इसने अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अकबर के भूमि सुधार की। तो भूमि सुधार के अंतर्गत अकबर ने जब्ती प्रणाली प्रारंभ की थी भू राजस्व की वसूली के लिए। ठीक है। और दूसरी बात करें अगर, तो दूसरा है आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त भी इसको कहते हैं, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है। इसे अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष प्रारंभ किया था। किसको? आईने दहसाला या दहसाला बंदोबस्त को। इसका जो वास्तविक प्रणेता है वो टोडरमल ही होता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के निर्माण कार्यों की। अकबर के निर्माण कार्य में सबसे पहले हम जानते हैं आगरा का लाल किला बनवाया था किसने? अकबर ने। ठीक है। इसके बाद अकबर इलाहाबाद के किले का भी निर्माण करता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी अकबर द्वारा की जाती है। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई का महल, ये सारी जो स्थापत्य है, ये जो सारे जो महल हैं, ये कहाँ पे बनाए गए थे? फतेहपुर सीकरी में ही बनाए गए थे। और हुमायूं का मकबरा भी अकबर ने बनवाया था। कहाँ पे? तो दिल्ली में बनवाया था हुमायूं का मकबरा। ठीक है। बात करते हैं अगर हम अकबर के समय के प्रमुख चित्रकारों की, तो अकबर के समय के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो दसवंत हैं, बसावन हैं और अब्दुस समद हैं। ये प्रमुख चित्रकार हैं अकबर के समय के। इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के समय के प्रमुख संगीतज्ञ की। अकबर के समय के जो प्रमुख संगीतज्ञ हैं उसमें सबसे प्रमुख होते हैं तानसेन, इसके बाद बैजू बावरा, बाबा रामदास और बाज बहादुर, ये होते हैं। अकबर स्वयं भी नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करते हैं। जो सबसे प्रमुख हैं अकबर के नवरत्नों में वो हैं बीरबल, जिनके बचपन का नाम महेश दास है।
अकबर ने इन्हें कविराज या कवि प्रिय की उपाधि दी थी। किसको? बीरबल को। और बीरबल ही एकमात्र वो हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही को अपनाया था। ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन होते हैं? तो अबुल फजल होते हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, अकबरनामा के लेखक थे। और दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित भी कौन थे? अबुल फजल ही थे। सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा आ रहे थे जब अबुल फजल, तो इनकी हत्या करवा देता है सलीम। किससे? वीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति से। सलीम जो कि आगे चल करके जहांगीर बनता है। ठीक है। तीसरे व्यक्ति कौन है? तो तीसरे फैजी हैं जिन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। फैजी जो है ये मुगल साम्राज्य में राज कवि के पद पर नियुक्त थे। अगले व्यक्ति की बात करें तो अगले व्यक्ति हैं तानसेन। तानसेन, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि दी थी। तानसेन का जो असली नाम है वो रामतनु पांडे है। तानसेन की जो कृतियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कान्हरा, ये तानसेन की कृतियां होती हैं। अगले जो होते हैं नवरत्नों में इनके टोडरमल शामिल हैं, राजा मानसिंह शामिल हैं, फ़कीर अजीजुद्दीन होते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है। ये अकबर के नवरत्न होते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो अकबर ने अब्दुस समद जो कि चित्रकार था, इसको सीरी कलम की उपाधि दी थी। और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। अकबर का जो शासनकाल होता है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। किसका शासनकाल? अकबर का। अकबर ने भगवान दास जो कि आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे, भगवान दास को अमीर उल उमरा की भी उपाधि दी थी। ठीक है। आगे चलते हैं, अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखना। पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद है वो अबुल फजल ने किया था, अनवर ए सादात नाम से। ठीक है। अगला है नल दमयंती। नल दमयंती का जो अनुवाद है वो फैजी ने किया था। किस भाषा में किया था? तो सारे ही फारसी भाषा में अनुवाद किया था, सहेली नाम से किया था नल दमयंती का अनुवाद। ठीक है। अगला है भागवत पुराण। भागवत पुराण का अनुवाद किया था टोडरमल ने। और सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आगे चलते हैं, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी, जो कि अकबर के बहुत ही प्रिय थे। ठीक है। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था और वो अक्सर ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पर दर्शन हेतु जाया करता था। ठीक है। तो ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, अकबर ने जैन आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है। अकबर सूफी मत में बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और सलीम चिश्ती के दरबार भी ये बहुत बार गया था, सलीम चिश्ती को मानता था। और सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। किसने? अकबर ने। ठीक है। तो ये याद रखना। ये रही अकबर से संबंधित क्लास। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे जहांगीर के बारे में। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।